नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, कृषि वैज्ञानिक। आज हम बात करेंगे गन्ने के एक महत्वपूर्ण कीट के विषय में, जो हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो यहाँ सबसे ज़्यादा अधिक नुकसान पहुंचाता है, जिसको हम टॉप बोरर, अगोला बेधक या जो हमारे गोब की सुंडी और हमारा फनगल्ला, इस सभी नामों से हम जानते हैं। और इसका सबसे भारी प्रकोप हमारे गन्ने में देखने को मिलता है, क्योंकि ये साल में इसकी 5 से 6 पीढ़ियां आती है। अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, वातावरण के अनुसार इसका जो जीवन चक्र है वो लगातार हमारी गन्ने की फसल पर अपना प्रभाव डालता रहता है, क्योंकि 5 से 6 पीढ़ियां आती हैं लगातार, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता ही रहता है। तो इसका जो समय प्रारंभ हो जाता है फरवरी मार्च से इसका समय प्रारंभ हो जाता है। लेकिन आज का जो सिनेरियो है, जो हम पिछले 2-3 सालों से इसका भारी प्रकोप होने के कारण नुकसान झेल रहे हैं, उसको हम कम लागत में उस नुकसान को कैसे उसकी भरपाई करें कि हम कम लागत में अपने खेत से टॉप बोरर को कंट्रोल कर लें, उसका जो ईटीएल लेवल है उससे हम कम रखें, मतलब उसके नुकसान को हम मिनिमम से मिनिमम कर सकते हैं और हमारा खर्च भी कम हो, क्योंकि डे बाय डे लागत बढ़ती जा रही है। हमारे किसान भाइयों को हर 10-15 दिन के बाद स्प्रे करना पड़ता है कि हम उस टॉप बोरर को कंट्रोल कर लें। मेरा मानना है कि आपको हर 10-15 दिन के बाद स्प्रे की आवश्यकता नहीं है। आप उसके सिस्टम को समझें, अगोला बेधक टॉप बोरर के सिस्टम को समझे, अपने गन्ने के सिस्टम को समझे, क्योंकि हमारा जो गन्ना है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें कौन से गन्ने में किस समय दवाई लगानी है और किस समय दवाई लगाने के बाद हम उसका नियंत्रण कर सकते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे पास गन्ने की 2 प्रकार की फसल होती है, एक हमारी पौधा होता है, एक पेडी होती है। पौधा मतलब पहले साल की फसल, जिसको हम पहले वर्ष बोते हैं, वो पौधा आता है। और दूसरी हमारी फसल है पेडी। जो पेडी है, प्लांट है, जो पेडी है, रैटून है और आपकी मुड्ढा है या खूटी है, जो दूसरे साल जिसमें हमने एक बार पौधा काट लिया है और उसके बाद जो फसल दोबारा से आती है उसको हम रैटून बोलते हैं, उसको हम पेडी बोलते हैं। उस पेडी का प्रबंधन, क्योंकि 2 भाग हो गए हमारे पास, एक पौधा हो गया, एक पेडी। पेडी में कैसे करें और पौधे में कैसे करें, दोनों ही महत्वपूर्ण है। और हम इसमें कोराजन का प्रयोग, सीटीपीआर का प्रयोग, कोलेंटा नीलीप्रोल का प्रयोग किस समय करें, क्योंकि एक ब्लाइंड रिकमेंडेशन के आधार पर मेरा मानना है कि यदि हम एक समय के आधार पर उसे लेकर चलेंगे तो वो उतना ज्यादा लाभकारी रिजल्ट हमें नहीं देंगे, हमारी लागत बार बार बढ़ती रहेगी। क्या करें, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने खेतों की कटाई कब हो रही है उसको ध्यान में रखना है, गन्ने की बुआई कब हो रही है इसको ध्यान में रखना है। पहले मैं बात करता हूं पेडी के बारे में, रैटून के बारे में, आपकी खूटी के बारे में, मुड्ढे के बारे में। इसमें हमारा जो गन्ना है, जो हमारा गन्ना फरवरी में कटा है, जिसमें हमने फरवरी में पौधा निकाल लिया, उसकी हमने फिर पेडी रखी है, या जो हमने मार्च में पेडी रखी है, या जो हमने अप्रैल में पेडी रखी है, क्योंकि जो अब समय चल रहा है, कुछ शुगर इंडस्ट्री अब भी चल रही है, या आपसे 10-15 दिन पहले आपने उसमें पेडी पौधा काटा है, पेडी आपने उसकी रखी है। तो इस प्रकार कैसे हम बाइफर्केशन करें कि हम 2 भागों में उसको लेके जाएं। जो हमने गन्ना फरवरी और मार्च में काटा था, उसमें इस समय फुटाव की प्रवृत्ति पूरी हो चुकी है, क्योंकि फरवरी का काटा हुए गन्ने में मार्च और अप्रैल, मार्च भी चला गया और अप्रैल का हम अंतिम सप्ताह में है, तो उसमें फुटाव की प्रवृत्ति वहां पर पूरी हो चुकी है। वहां पर अब अगले महीने से उसमें पोरियां बननी प्रारंभ होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो गन्ना हमने अप्रैल में काटा है उसमें भी पोरियां नहीं बन रही और ना ही इतना जल्दी उसमें भी पोरियां अगले महीने में या इसी महीने में बनने वाली है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें जो कोराजन का, सीटीपीआर का, कोलेंटा नीलीप्रोल का प्रयोग करना है, वो जो हमने पेडी आपकी फरवरी और मार्च में काटी है, उसमें हर हालत में हमें अप्रैल के अंतिम सप्ताह में उसमें हमें कोराजन या कोलेंटा नीलीप्रोल का हमें प्रयोग करना है। और यदि हमने कोई पेडी अप्रैल में काटी है, जो हमने 10 अप्रैल, 15 अप्रैल, 20 अप्रैल या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में काटी है, उसको हम मई के प्रथम सप्ताह में भी वहां पर हम उसका कोलेंटा नीलीप्रोल का, सीटीपीआर का प्रयोग उसमें कर सकते हैं। अब ये तो दोनों महत्वपूर्ण, क्योंकि हम अभी पौधे पे नहीं गए हैं, अभी हम पेडी में ही हैं, पेडी की बात कर रहे हैं। पेडी में 2 प्रकार की परिस्थितियां होती है। एक प्रकार की परिस्थिति है कि उस पेडी में पत्ती है, और दूसरी प्रकार की परिस्थिति होती है उस पेडी में सूखी पत्तियां नहीं है। क्योंकि हम जब वाटर शूट छोड़ देते हैं, कल्ले छोड़ देते हैं, तो हम उसमें से केवल प्लांट का गन्ना निकालते हैं, पहली फसल का केवल गन्ना निकालते हैं, और जो सूखी पत्तियां हैं वो भी वहीं हम डिकम्पोज होने के लिए डाल देते हैं, हमारे कल्ले भी वहां पर फुटाव करके आ जाते हैं। ऐसी दशा में जब पत्ती की संख्या बेहद ज्यादा हो, तो वहां पर हम कोलेंटा नीलीप्रोल जो सीटीपीआर हमारा होता है, उसकी दानेदार
मात्रा यदि हम प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे, कारगर रिजल्ट आएंगे। यदि रेटून में वहां पर पत्तियां नहीं है, आपने उसकी निराई गुड़ाई खुदाई अच्छे से कर दी है, या आपकी जो पत्ती फरवरी में थी, मार्च में थी, उसकी आपने डिकम्पोज होने के बाद जमीन में अच्छे से मिल गई है, तो आप वहां पर CTPR कोराजन की ड्रेंचिंग ही करें, क्योंकि लिक्विड आपकी ज्यादा कारगर होगी बेमुकाबले ग्रेन्युअल्स के। लेकिन उस कंडीशन के लिए जब पत्ती की मात्रा भी ज्यादा हो, वहां पर जब हम कोराजन की ड्रेंचिंग करते हैं तो वो पत्ती के सरफेस के ऊपर डलने के कारण नीचे जमीन तक पहुंचने की संभावना कम हो जाती है, उसका रिजल्ट फिर वहां पर उतना प्रभावी नहीं आने की संभावना रहती है। केवल पत्ती के केस में कोलेंट्रॉल नीलीप्रोल का प्रयोग, CTPR का प्रयोग दानेदार का करेंगे, अन्यथा की दशा में आप प्रयोग हमेशा जब भी प्रयोग करें वो हमेशा लिक्विड का इस्तेमाल करें। यदि आपके खेत में पत्ती नहीं है तो आप उसमें कोराजन का इस्तेमाल, CTPR कोलेंट्रॉल नीलीप्रोल का इस्तेमाल करें। दोनों ही महत्वपूर्ण चीजें थी, क्योंकि हमें प्लांट का और रेटून दोनों अलग अलग किए। फिर इस रेटून में भी, पेडी में भी हमने दो भाग किए, एक जो फरवरी मार्च में कट गई थी, एक जो अप्रैल में कटी है। जो फरवरी मार्च है उसका अंतिम सप्ताह में CTPR का प्रयोग हो जाना चाहिए, लेकिन जो अप्रैल के में कटी है उसको हम मई के प्रथम सप्ताह में भी जाकर उसमें हम CTPR का प्रयोग कर सकते हैं। ये तो बात हुई आपकी रेटून के लिए, पेडी के लिए। अब बात करते हैं प्लांट की, पौधे की। पौधे में हम कब करें? पौधे में बुआई के आधार पर हमें CTPR का प्रयोग करना है। कारण क्या है? कारण है फुटाव की मात्रा, कल्लों की संख्या। यदि आपने फरवरी में गन्ना बोया है तो हम क्या करें, यदि आपने मार्च में गन्ना बोया है तो उसमें क्या करें, यदि आपने अप्रैल में गन्ना बोया है तो क्या करें, और यदि हमारा मई में भी गन्ना बोया है, मई के प्रथम सप्ताह में हमने गन्ना बोया है तो हम उसमें क्या करें, प्रयास करें जो आपने फरवरी में गन्ना बोया है, क्योंकि फरवरी में बोए हुए गन्ने में इस समय तक फुटाव की अवस्था बन जाएगी अप्रैल के लास्ट तक, क्योंकि फरवरी, मार्च, अप्रैल के लास्ट में आपने या मई के प्रथम सप्ताह में जाने पर उसमें फुटाव की अवस्था बन जाएगी। इसलिए निश्चित तौर पर आप उसमें CTPR कोलेंट्रॉल नीलीप्रोल का प्रयोग अवश्य करें, और मई में ही आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब दो प्रकार के गन्ने की बुआई की परिस्थितियां और बचती है, जिस गन्ने को हमने मार्च और अप्रैल में बोया है या मई में बोया है, उसमें मेरा सुझाव है कि हम लगातार एक बार ही अपना ज्यादा खर्च नहीं बढ़ा रहे हैं। हम समय अनुसार जो हमारी पेटी है उस पेटी में, रेटून में हमें दूसरी और तीसरी पीढ़ी ज्यादा प्रभावित करती है, इसलिए हमने उसमें CTPR का प्रयोग पहले किया है। लेकिन जो हमारा प्लांट है, पौधा है, उसमें तीसरी और चौथी पीढ़ी ज्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि उस समय उसमें केन फॉर्मेशन हो जाता है। उस समय तीसरी और चौथी पीढ़ी उसे प्रभावित कर सकती है, तो इसलिए हम उसमें कोराजन को, CTPR को, कोलेंट्रॉल नीलीप्रोल को हम उसमें बाद की अवस्था में लेके जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में हम कब लेके जाएंगे, जब हमें उसमें तीसरी पीढ़ी के अटैक और चौथी पीढ़ी के अटैक को रोकना हो। जो गन्ना आपने अप्रैल में और मार्च में बोया है, इवन मई में बोया है, उसमें आप प्रयास करें CTPR का प्रयोग जून के प्रथम सप्ताह में, ताकि हम जो थर्ड ब्रूड है और फोर्थ ब्रूड है उसे रोकने का प्रयास करेंगे उस समय ही। क्यों? क्योंकि उस समय तक मार्च, अप्रैल और मई में बोए हुए गन्ने में जमाव और फुटाव की प्रवृत्ति आ जाएगी। उस समय से पूर्व यदि हम उसमें इस्तेमाल करते हैं तो उतने ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, उतना ज्यादा अच्छा कारगर नहीं होगा, क्योंकि एक कल्ला खड़ा है, एक मदर शूट खड़ा है, और यदि उस पर ज्यादा प्रभाव आता है तो उसके प्रारंभिक अवस्थाएं जो हमारी होती है उसमें हम उसमें पत्ती जो अंड समूह है उसको तोड़ के भी निकाल सकते हैं। जो हमारा प्रभावित कल्ला है उसे हम वहां पर, जिसके अंदर टॉप बोरर की सुंडी घुस गई है, उसको हम काट के भी निकाल सकते हैं वहां से। लेकिन जो बाद की अवस्था आती चली जाती है, जून और नवंबर, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, उस समय ये सभी क्रियाएं वहां पे बंद हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में हम वहां पर फिर कोई भी मैकेनिकल ये यांत्रिक क्रियाएं नहीं कर पाते हैं। तो उस दशा में हम तीसरी चौथी पीढ़ी से अपने पौधे गन्ने को सुरक्षित रखने के लिए, उससे पहले इसमें उतना ज्यादा प्रभाव नहीं आना है, तीसरी और चौथी पीढ़ी वहां पर ज्यादा प्रभावित ना हो, ज्यादा हमारे गन्ने को प्रभावित ना करे, तो उस समय हमें जून के प्रथम सप्ताह में CTPR कोलेंट्रॉल नीलीप्रोल का प्रयोग करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक हम एक कॉमन चीज ही लेके आए हैं कि हम उसमें अप्रैल लास्ट में हम CTPR का प्रयोग करेंगे। लेकिन फसल कौन सी है, किस समय काटी गई है, पौधा कौन सा है, किस समय बोया गया है,
रैटून कब बोई थी, तब उसमें हमने किस समय फुटाव के बाद हमने उसमें CTPR का प्रयोग किया, क्लोरांडानिलीप्रोल का प्रयोग किया। और जो हमने पौधा बोया उसमें जमाव के बाद जब टिलरिंग फेज उसकी प्रारंभ हो जाती है, टिलरिंग फेज उसकी पूर्ण हो जाती है, उस समय हमने उसमें CTPR का प्रयोग किया, क्लोरांडानिलीप्रोल का प्रयोग किया। तो निश्चित तौर पर कम लागत में अधिक लाभ मिलेगा। हमें पीढ़ी का भी पता रखना है। ये जो हमने क्लोरांडानिलीप्रोल प्रयोग किया है, इसके साथ साथ हमें पीढ़ी का भी पता रखना है, कौन सी पीढ़ी कब प्रभाव डाल रही है और हमारे खेत में कब आ रही है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप वहां पर उस पीढ़ी को भी कंट्रोल करने के लिए अपने खेतों में लाइट ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करें, ताकि जो आप जून के प्रथम सप्ताह में आप क्लोरांडानिलीप्रोल को लेके जा रहे हैं, तो उस समय आपको यह भी आभास रहेगा कि आपके खेत में तीसरी ब्रूड वहां पर आनी प्रारंभ हुई है या नहीं। और वहां पर यदि हम सभी, क्योंकि पिछले 2 सालों से टॉप बोरर का बेहद ज्यादा प्रकोप देखने को मिल रहा है, ऐसी अवस्था में यदि हम सभी प्रक्रियाएं, सभी आपके यांत्रिक और आपके केमिकल सभी चीजों का प्रयोग करके हम बायोलॉजिकल सारे चीजें हम प्रयोग करके, चाहे आपका लाइट ट्रैप हो, चाहे फेरोमोन ट्रैप हो, चाहे आपका यांत्रिक वहां पर आपके पत्तियों का अंड समूह निकालना है, चाहे प्रभावित कल्लों को निकालना है, और चाहे हमें केमिकल का फोलियर स्प्रे करना है, चाहे हमें केमिकल की ड्रेंचिंग करनी है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें अब की बार अपनी फसल को बचाना है। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों से एक और आग्रह करूंगा कि आप जब क्लोरांडानिलीप्रोल CTPR का प्रयोग करते हैं, तो मेरा निवेदन है अब की बार जब आप गन्ने के खेत में इसका प्रयोग करें, 1 एकड़ में इसकी 150 ml मात्रा प्रयोग की जाती है, जो 18.5 SC में आती है, उसकी 150 ml मात्रा प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल होती है। लेकिन विशेष कंडीशन क्या है कि 400 लीटर पानी के साथ में इस्तेमाल होती है। और 400 लीटर पानी का मतलब है, यदि आपकी 20 लीटर की कमर वाली टंकी है, तो वे 20 टंकियां आपकी 1 एकड़ में लगेगी। इस आपका खेत में ड्रेंचिंग का मतलब होता है पौधे के तने के पास धार बनाकर डालना। आप पौधे के तने के पास धार बनाकर डालेंगे तो ही ज्यादा कारगर सिद्ध होगी। लेकिन धार बनाकर कैसे डालेंगे, क्योंकि आपके पास 1 एकड़ का खेत है, यदि आप उसमें वहां पर डालना शुरू करते हैं और बगैर कोई भी खेत में कूंड गिने हुए आपने डालने शुरू कर दी, तो एक परिस्थिति क्या होगी कि आप पहले कम दवाई का में अधिक क्षेत्रफल पूरा कर लेंगे, बाद में आपके पास दवाई बचेगी तो उसमें आप अधिक थोड़ा क्षेत्रफल कम क्षेत्रफल कवर करेंगे। तो ऐसी दशा में गलत परिस्थिति से बचने के लिए मेरा अब की बार आपसे आग्रह है, एक तो पहला निवेदन है 150 ml दवाई 400 लीटर पानी के साथ ही घोल बनाकर ड्रेंचिंग करें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपने खेत में 1 एकड़ खेत में पहले कूंड गिन लें, कितने कूंड आपके खेत में है। मैं उदाहरण के लिए बताता हूं, 20 टंकी आपकी बनी हुई है, यदि आपके खेत में 40 कूंड है, 1 एकड़ में 40 कूंड में उदाहरण के लिए मान लेता हूं, तो आप 2 कूंड में 1 टंकी आप अपने उस दवाई के घोल की ड्रेंचिंग करेंगे। और यदि आपने कूंड ही नहीं गिने हैं तो ऐसी संभावना हो सकती है कि पहले आप 4 कूंड में 1 टंकी इस्तेमाल करें, बाद में फिर 1 कूंड में 1 टंकी इस्तेमाल करें, क्योंकि दवाई बचेगी, पानी बचेगा, तो आप उसकी पूर्ति करने के लिए ऐसे करेंगे। तो इसलिए अब की बार सबसे पहला निवेदन है मेरा आपसे कि आप कूंड अवश्य गिनें। कूंड गिनने के उपरांत ही निर्णय लें कि आपके खेत में यहाँ पर 50 कूंड है, 20 टंकी आपके पास दवाई है, तो आप 2.5 कूंड में 1 टंकी दवाई लगाएंगे, कूंड में जाएंगे, वापस आएंगे आधा कूंड तक, और आप उसे इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार यदि आप ड्रेंचिंग करेंगे, विशेष तौर पर ड्रेंचिंग, पौधे के ऊपर स्प्रे नहीं करना है, पौधे को फोलियर स्प्रे नहीं देना है, तने के पास ड्रेंचिंग बना के डालनी है। 400 लीटर ही क्यों, 400 लीटर पानी इसलिए क्योंकि वो उसके रूट जोन के पास, जहां पर उसको सैचुरेशन जितना चाहिए, जितनी उसकी नमी और दवाई की मात्रा चाहिए, उतनी मात्रा उस तने के पास आ जाए। यदि हम 200 लीटर पानी में उसकी ड्रेंचिंग करते हैं, तो जहां पर आप पौधे के पास से गुजरते हैं तो जल्दी आप उस कूंड से गुजर जाएंगे, क्योंकि आपको क्षेत्रफल 200 लीटर पानी में पूरा करना है। और यदि आप 400 लीटर में करेंगे तो आप धीरे धीरे चलेंगे, ताकि वो वहां पर तने के पास दवाई का घोल पर्याप्त मात्रा में जाएगा। एक परिस्थिति हो सकती है कि हम 400 के बजाय 600 का इस्तेमाल कर दें। उस कंडीशन में क्या आएगा, उस कंडीशन में समस्या ये आएगी कि आप जो दवाई के साथ सांद्रता हमने बनाई है, घोल की जो हमने सांद्रता बनाई है, उसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, फिर जो गति, वांछित गति है वो नहीं होगी, फिर उससे ज्यादा धीमे आ जाएगी।
तो ऐसी दशा से बचने के लिए मिनिमम 400 लीटर पानी आप इस्तेमाल करेंगे और फोलियर स्प्रे नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पर क्या इस्तेमाल हो रहा है कि हमने 500 लीटर का टैंक बनाया और उससे हम पावर स्प्रेयर है, पावर स्प्रेयर से हम पूरे खेत को तर करते हुए चले जाते हैं। ऐसी दशा में हमारा जो क्लोरेंटानिलीप्रोल है, CTPR है, ये उतना ज्यादा सार्थक सिद्ध नहीं होता है। इसकी हमेशा तने के पास धार बनाकर ड्रेंचिंग की जाती है। तो जब हम धार बनाकर तने के पास ड्रेंचिंग करेंगे, वो हमेशा नोजल उतार के और तने के पास धार बनाकर डालते हुए चले। कभी भी आप पावर स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं पूरे खेत को ऊपर फोलियर स्प्रे नहीं करेंगे, आप हमेशा तने के पास धार बनाकर डालते हुए चलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैंने जो आपको तथ्य समझाया है ये सबसे महत्वपूर्ण है। हम पेडी में कब CTPR का प्रयोग करें, पौधे में कब करें, किस समय के पेडी कटी हुई में हम इस्तेमाल कब करना है, पौधे में किस समय के बोए हुए में कब इस्तेमाल करना है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। क्योंकि हम एक ही समय सब चीजों में इस्तेमाल कर देंगे तो उतना ज्यादा कारगर हमारे रिजल्ट नहीं आएंगे। क्योंकि हम जो पौधा है उसमें तो हमें अभी पहली अवस्थाओं में वहां पर हम मैकेनिकल यांत्रिक विधियों से उसको हमें कंट्रोल करना है, हमें एंड समूह को तोड़ के निकाल देना है। वाटर जो कल्ले हैं हमारे, जो फुटाव करके आ रहा है, जो प्रभावित कल्ला है, उसको हमें काट के भी बाहर निकाल सकते हैं। आगे उसमें फुटाव करने की अवस्था बनी रहेगी। हमने अप्रैल में सारे कार्य किए, मई के मध्य मई के बाद हमारे वहां पर फुटाव की प्रवृत्ति है, उसमें कल्ला जमीन में से निकल के दोबारा से आ जाएगा। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था कि हमें उस समय उसमें क्या करना है, और ये जो CTPR का प्रयोग है, क्लोरेंटानिलीप्रोल का प्रयोग है, ये किस समय हमें अपने खेतों में करना है। और हमेशा जब भी आप CTPR लें, क्लोरेंटानिलीप्रोल लें, हमेशा प्रयास करें अच्छी कंपनी की लें, ताकि वो आपका उस पर विश्वास भी बना रहे और जिससे आपको उसके वांछित रिजल्ट भी आपको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।